जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज हम लोग जो है पेपर 3 यानी कि सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 19 कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दें कि फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे और आपके सिलेबस में भी जो है जीके जीएस के 40 प्रश्न दिए गए हैं और वही आपको 40 प्रश्न पूछने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट सेशन और कंप्लीट करते हैं सारे 40 सवालों को बिल्कुल विस्तार में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास का हमारा पहला सवाल आपका है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया था। अब देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें समवर्ती सूची है और इस समवर्ती सूची को कहाँ से प्राप्त किया गया था, कहाँ से लिया गया था। तो करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन ये, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और देखिए अगर यदि आपको पूछे कि भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय शामिल हैं, तो इसमें टोटल आपका 52 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं? 52 विषय। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और इसमें 52 क्या है सूची जो है शामिल है। चलिए 52 विषय शामिल है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 की ओर। सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से किसने जो है हस्ताक्षर किया था, किस चीज़ के लिए? तो अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए। त्रिपक्षीय जो त्रिपक्ष 3 पक्ष के बीच में जो है संधि हुआ था और उसके ऊपर हस्ताक्षर किया था। सही उत्तर हम लोग देखिए करेंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑकलैंड। क्या हो जाएगा? लॉर्ड ऑकलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड ऑकलैंड जो था इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था। और लॉर्ड ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रंजीत सिंह से मिलकर जून 1838 में त्रिपक्षीय संधि किया। कब हुआ? 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि हुआ था रंजीत सिंह के साथ में मिलकर। किसको गद्दी दिलाने के लिए? तो उसका नाम था शाह शुजा। क्या नाम था? शाह शुजा। इसको गद्दी दिलाने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था लॉर्ड ऑकलैंड की तरफ से। अगला सवाल की ओर बढ़े। चलिए, उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये जो हमारा वीडियो है डेली शाम के 7 बजे आता है। अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? अब यहाँ पर देखिए प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम और जसवंत सिन्हा। अब इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार जो है बजट पेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। नाम है इनका मोरारजी देसाई। 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? कौन सा देश था जिन्होंने पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? 4 नंबर का सही उत्तर करेंगे जापान। जापान ने जो है पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया। अगला सवाल देखिए, सक्षम ऐप का संबंध किस चीज़ से है? सक्षम ऐप का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूल सेवाएं प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? सक्षम ऐप का संबंध दिव्यांग लोगों से है। और इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो चुनाव संबंधी अनुकूल सेवाएं इन्हें प्रदान करना। समझे? सक्षम ऐप का यही उद्देश्य है। अगला सवाल हम लोग करेंगे राज्यसभा से संबंधित आपका है, पॉलिटी से है आपका, कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए राज्यसभा के बारे में आपको पता है कि राज्यसभा का कार्यकाल वगैरह तो सबको पता ही है कि 6 साल का इसका कार्यकाल रहता है। समझ गए? तो देखिए हम लोग इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत रहेगा। समझे? यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो हम लोगों को सही वाला छांटना है। समझ गए? चलिए यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है कि प्रति वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है कि प्रति वर्ष इसके आधे सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 3 नंबर में है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यही वाला कथन जो है आपका सही है, ऑप्शन सी।
प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विकल्पों में जो है राज्यसभा के बारे में कथन सही है कि राज्यसभा के प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। समझे? चलिए, यही लोकसभा की कार्यकाल की बात करें तो 5 साल होता है और राज्यसभा की कार्यकाल की बात करें तो 6 साल की होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है? मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता कौन सी है? 7 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है और यह जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को स्थान प्राप्त है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख प्रायः नहीं है, लेकिन हमारे भारत में मौलिक कर्तव्य है। समझिए? 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए, करंट अफेयर्स का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया, कहाँ पर? 8 नंबर का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में किया था। समझे? चलिए, हालांकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, 9 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? इसका एक आर्टिकल है जो संविधान में लिखा गया है और ये कौन सा अनुच्छेद के तहत में लिखा गया है, कौन सा आर्टिकल के तहत में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 42 माने कि आर्टिकल 42। ठीक है, क्या लिखा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए। समझ गए? अभी क्या है कि 180 दिन का छुट्टी भी मिल जाता है मैटरनिटी लीव के लिए। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन हुआ और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 10 नंबर का देखिए हम लोग सही उत्तर करेंगे, नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन 7 जुलाई 2024 को दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 7 जुलाई 2024 को दिल्ली में किया गया था। क्या चीज़ का? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 11 नंबर, चौथी बार झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री कौन बने? इसका क्या आंसर करेंगे हम लोग? ऑप्शन डी कर देंगे, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है झारखंड में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 28 नवंबर 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। कब लिया था? 28 नवंबर 2024 को, चौथी बार। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर, कौन से पार्टी से आते हैं हेमंत सोरेन? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिक्टस है ना, एडिज एल्बोपिक्टस, ये क्या है जो खबर में आया था और हाल ही में ये खबर में आया था, मतलब कि 1 साल हो गया इसका आने में। 12 नंबर का सही उत्तर करेंगे मच्छर। एंडीज, देखिएगा एंडीज यहाँ पे पहले है, ठीक है, एंडी यहाँ पे एडीज लिखा है, ये हो जाएगा एंडीज। एंडीज एल्बोपिक्टस एक मच्छर की प्रजाति है और यह मच्छर जो है चिकनगुनिया वायरस, डेंगू वायरस और हाइरोफाइलेरियासिस के वाहक होते हैं। एंडीज एल्बोपिक्टस ये मच्छर का एक प्रजाति है। अगला सवाल करेंगे 13 नंबर और इम्पोर्टेंट सवाल आईपीएल वालों के लिए। आईपीएल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। अब इसमें गलत क्या था? संस्करण 17वां हुआ था 2024 में, तो ये सही है भैया। ठीक है, ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला, सही है भैया। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला, सही है भैया। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि आईपीएल 2024 संस्कृत में फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को दिया गया था, समझ गए, और यहाँ पे कलकत्ता लिख दिया है। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को हराकर जीता। और फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? तो यहाँ पर मिला आपका सनराइजर हैदराबाद को। ठीक है, जबकि फाइनल कोलकाता ने जीता। 14 नंबर का सवाल देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा तारा। समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस एक द्वीप आधारित तारा और कोरोना बोरेलिस नक्षत्र में लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर एक अवृत नोवा है, समझे। तो ये तारा का एक रूप है। अगला सवाल करेंगे 15 नंबर। अब कोरोना लिखा था तो कोरोना हम लोग को नहीं सुनना है, नहीं देखना है। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो 15 नंबर का जो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी करेंगे,
क्या है, फ्रिज। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर ओलंपिक फ्रिज है और यह जो है पारंपरिक फ्रिजियन टोपी पर आधारित है और फ्रांसीसी गणराज्य और स्वतंत्रता का भी ये प्रतीक है। समझे। अगला सवाल है, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? 16 नंबर का करेंगे 2005। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल करेंगे 17 नंबर हम लोग, देखिए वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? वेलिंगटन जो है किस देश की राजधानी है? सही उत्तर करेंगे हम लोग वेलिंगटन जो है आपका, ये देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी है। किसकी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए और भी कुछ कुछ दिया गया है, जैसे कि आपका इथियोपिया दिया गया है। तो इथियोपिया जो है कहाँ की राजधानी है? तो ये है अदीस अबाबा का। उसके बाद देखिए यहाँ पर यमन दिया गया है। यमन जो है, यमन की राजधानी क्या है? साना है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। समझ गए। इसी तरह से न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। समझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए राज्य राजधानी से संबंधित आपको सवाल पूछेंगे। अगला सवाल देखिए आपका क्या है कि रिंगिट जो है किस देश की मुद्रा है? 18 नंबर का हम लोग सही उत्तर करेंगे मलेशिया की। क्या करेंगे? मलेशिया की जो मुद्रा है उसका नाम है रिंगिट। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर कुछ देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका है मंगोलिया। तो मंगोलिया की जो मुद्रा है उसको कहा जाता है तुगरिक। क्या कहा जाता है? तुगरिक कहा जाता है। मालदीव जो है, ये जो मालदीव यहाँ पर है, मालदीव की मुद्रा की नाम क्या है? तो इसका नाम है रूफीमा। ऐसे लिखाएगा रूफीमा। ठीक है। उसके बाद चलिए इतना ही आप याद रखिए, 2 ही याद रखिए, और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर, 2023-24 में कृषिगत उपज के चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? 19 नंबर का हम लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ये करेंगे, तेलंगाना। 2023-24 में कृषि मंत्रालय ने तीसरे अग्रिम अनुमान में भारत के कृषिगत उपज में चावल के उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य जो बना वो तेलंगाना बना 1 नंबर में, 2 नंबर में बना बंगाल, 3 नंबर में ओडिशा, 4 नंबर में उत्तर प्रदेश और 5 नंबर में पंजाब। 2023-24 के हिसाब से तो यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा तेलंगाना। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 20 नंबर, भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? 20 नंबर का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन बी, श्री जी किशन रेड्डी भारत के कोयला एवं खान मंत्री हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 21 नंबर, झारखंड में 12 वर्षों के अंतराल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कर्मा प्रत्येक साल होता है, सोहराय प्रत्येक साल होता है, और यहाँ पर देखिए भाई दूज प्रत्येक साल होता है। लेकिन झारखंड में 12 वर्षों के अंतराल में जनी शिकार, भाई भीख और देसावली मनाया जाता है। 3 पर्व, एक तो आपका भाई भीख हो गया 1 नंबर में, 2 नंबर में जनी शिकार जो होता है जिसमें महिलाएं शिकार करने के लिए उतरती हैं पुरुषों का पोशाक पहन के, वो भी होता है 2 नंबर में। 3 नंबर में होता है देसावली। तो ये 3 जो फेस्टिवल है प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है झारखंड में। अगला सवाल 22 नंबर, झारखंड में संथाल विद्रोह कब किया गया था? 22 नंबर का देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका 1855-56 में। 1855-56 में झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू और कान्हू जो है दोनों भाई थे। देखिए ये लोग तो टोटल 6 लोग थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, सभी लोग मिलके जो है इसका नेतृत्व किया था। लेकिन इसमें से मुख्य रूप से सिद्धू कान्हू ने ज़्यादा भूमिका निभाया था। और संथाल भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पाया जाता है। सबसे अधिक जनजाति की जो जनसंख्या है झारखंड में किसकी है? संथाल का। संथाल 1 नंबर की जनजाति है झारखंड में। ठीक है। 3 नंबर में मुंडा आता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार नाम के एक कानून लाया था और ये किस सुल्तान के टाइम में हुआ था? तो ये हुआ था आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। 24 नंबर में देखिए, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के नाम से आप मूवी भी देखेंगे तो बहुत गरीबी इसमें दिखाया है, बहुत अच्छा स्टोरी दिखाता है। तो मालगुडी डेज के लेखक जो है, ये पुस्तक है, ग्रंथ है, इसका लेखक कौन है? तो R.K. नारायण जो है मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 25 नंबर का सवाल देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? जानते हैं पहले हम लोगों का मौलिक अधिकार कितने थे? 7, अभी कितने हैं? 6। इसमें से ये था एक संपत्ति रखने का अधिकार, जो इसको बाद में हटा दिया गया। तो कब हटाया गया वही पूछ रहा है। तो इसको हटाया गया 1978 में संविधान के 44वें संशोधन की तरफ से। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया।
अगला सवाल है 26 नंबर, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करा था? 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से प्रारंभ किया था। अगला सवाल है हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 27 नंबर का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के राणा महाराजा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है आमेर के मानसिंह प्रथम ने किया था। और ये युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए 28 नंबर, पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? 28 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे गुजरात का। भारत का जो गुजरात राज्य है इसका समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, समझे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 29 नंबर। सवाल में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रबी फसल नहीं है? आज अब आपको हम बता देंगे फसल पहचानने का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? देखिए भारत में 3 तरह के फसल होते हैं। एक तो आपका होता है खरीफ फसल, पहला आपका खरीफ फसल पढ़ा रहा है ना, आप याद रखिएगा खरीफ फसल। दूसरा आपका होता है रबी फसल, कौन सा? रबी फसल। और एक तीसरा फसल होता है जिसका नाम होता है जायद, ठीक है, जायद। आप याद करने का हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं कंफ्यूज करिएगा। ये जो खरीफ फसल है ना, खरीफ जो फसल है ये आपका वर्षा के समय में होता है। कब होता है? वर्षा के समय में। वर्षा के समय में जितना भी खेती होता है वो सारे खरीफ फसल हो गए। उसके बाद दूसरा फसल आ जाता है रबी फसल, जो झारखंड, बिहार, यूपी के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, आप सबको बता देते हैं कि ये जो रबी फसल है ना ये ठंडे के मौसम में होता है। कब होता है? शीत ऋतु में। जैसे गेहूँ हो गया, जैसे आलू हो गया, जैसे मटर हो गया, ये सारे जो फसल होते हैं रबी ठंडे के दिनों में, जो नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई कटाई होती है आसपास में, ये सारे रबी फसल हो गए। एक हो गया जायद फसल, जिसको गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्मी के टाइम में होता है, ये गर्मी के टाइम में होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग सवाल की ओर लौटते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? अब रबी फसल नहीं है मतलब जो ठंडे के दिनों में नहीं उपज होता है वो होगा। तो हम लोगों को छांटना है, तो हम लोगों को क्या छांटेंगे? भिंडी, ठीक है। भिंडी जो है रबी फसल नहीं है। भिंडी देखिए एक तो आपका गर्मी के टाइम में भी हो सकता है, जेठुआ वाला, और एक आपका बरसात के टाइम में भी हो सकता है। जबकि गाजर जो ठंडे के दिन में होगा, मटर ठंडे के दिन में होगा, मूली जो है ये भी आपका रबी फसल है, इसको पटा करके जो है किया जाता है। भिंडी जो है जनरली बरसात वगैरह में होता है, तो ये खरीफ में आ जाएगा या फिर जायद में भी आ जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 30 नंबर, संविधान के प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता इसका मतलब क्या हो गया? दूसरा भाषा में छुआछूत, ठीक है। तो संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद के तहत छुआछूत का उन्मूलन किया गया, मतलब कि इसको हटाया गया? तो 30 नंबर का हम लोग आंसर क्या करेंगे? हम लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया, माने कि छुआछूत की प्रथा को समाप्त किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? जो लक्षद्वीप में जो है अपना शाखा खोल लिया, माने कि अपना ब्रांच खोल लिया, और पहला निजी बैंक कौन बन गया? 31 नंबर का HDFC बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। HDFC बैंक जो है पहला निजी बैंक है जिसने अपनी शाखा लक्षद्वीप में खोला है। अगला सवाल है 32 नंबर, 11 रूल्स फॉर लाइफ के लेखक कौन है? तो अपने लाइफ का जो है 11 रूल्स है, ये किताब में कहना चाह रहा है लेखक, और इसका जो लेखक है चेतन भगत है। क्या है? चेतन भगत। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सूर्य सेन का संबंध जो है कौन सा क्षेत्र से है? 33 का ऑप्शन ये करेंगे, चिटगांव आर्मी हमला। चिटगांव आर्मी हमला से संबंधित है सूर्य सेन। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो हमारा वीडियो है डेली के शाम के 7 बजे आता है। अगर यदि आप डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी प्रदान करता है? 34 नंबर का सही उत्तर करेंगे खारवेल। क्या करेंगे? 34 नंबर का खारवेल। उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, भूटान की राजधानी पूछा जा रहा है। भूटान हमारा पड़ोसी देश भी है, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या हो जाएगा? थिम्पू इसकी राजधानी हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 36,
गंगा की सहायक नदी का नाम क्या है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसी में से हम लोग को छांटना है। करनाली है, पैन गंगा है, दूध गंगा है, शिवनाथ है। तो 36 नंबर का हम लोग क्या करेंगे, गंगा की सहायक नदी करनाली है। कौन सी है, करनाली। अगला सवाल है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है। 37 का हम लोग आंसर करेंगे अनार उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध जो है, नहीं, बादामी क्रांति है ना, तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से है। ठीक है, किससे है, मसाला उत्पादन से। अगर यदि किन्हीं को कन्फ्यूजन है 37 नंबर का, तो आप हमें कमेंट करेंगे कि हाँ सर इसका ये आंसर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर है, हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, आपको जाकर के कमेंट करना है कि 37 का बादामी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 38, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, जिसका शॉर्ट में कहा जाएगा IUCN। और ये किसके लिए हुआ था, तो प्रकृति का संरक्षण के लिए, जो हमारा नेचर है इसका संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया गया IUCN। और इसकी स्थापना कब किया गया, इसकी स्थापना किया गया 1948 ईस्वी में। डेट क्या था, तो 5 अक्टूबर। डेट क्या था, 5 अक्टूबर 1948 को। और ये जो है फ्रांस के एक जगह का नाम था, जिसका नाम था फोंटेनब्लियो। क्या था, फोंटेनब्लियो। उसी शहर में 5 अक्टूबर 1948 को प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN की स्थापना किया गया था। और देखिए 39 नंबर सवाल है कि मानव विकास सूचकांक जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 39 का हम लोग आंसर करेंगे UNDP, ऐसे लिखाएगा UNDP। इसके द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। 40 नंबर का सवाल देखिए पूछ रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है। 40 नंबर का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन बी, देहरादून में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय का देहरादून में है। और यहाँ पर हमारा सवाल खत्म हो जाता है 40, और पूरे विस्तार में हम लोगों ने पढ़ा। आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर एक दिन अच्छे काम करेंगे, अच्छे नौकरी पाएंगे, क्योंकि आपका पैसेंस बहुत अच्छा है। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।